पैसा बोलता है कैश लिमिट ऑन प्रॉपर्टी परचेज और प्रॉपर्टी सेल। जब भी आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कैश की बात ऑटोमेटिक आता है कि कैश में कितना दें, कैश का लेन देन कितना करें। आपने प्लानिंग सुना होगा, बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैश का ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी परचेज करने में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने कैश का ट्रांजेक्शन का ज़्यादा यूज़ किया, ज़्यादा कैश में पे किया या ज़्यादा कैश रिसीव किया, पे कब करते हैं आप? जब प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं। रिसीव कब करते हैं? जब प्रॉपर्टी आप बेचते हैं। तो आपको सामने वाला पार्टी जो है आपको कैश भी ऑफर करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैश कितना आप रिसीव करेंगे, कैश कितना आप पे करेंगे। बिकॉज अगर आपने कैश प्रोविजंस को वायलेट किया तो आपके ऊपर एक पेनल्टी प्रोविजंस भी आएगी, आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, और एक पेनल्टी बहुत ही महंगा पेनल्टी आपके लिए पड़ सकता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपको जानना चाहिए कि कैश का ट्रांजेक्शन कितना करना है, क्योंकि आज के डेट में भारत का हर व्यक्ति प्रॉपर्टी में डील करता है, कहने की प्रॉपर्टी परचेज करता है, सेल करता है। माध्यम जो उसका कैटेगरी है, चाहे वो लोअर, मिड और हाई में हो सकता है, बट प्रॉपर्टी में डीलिंग 100% हर कोई कहीं ना कहीं करता है। कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक मोमेंट के बाद बेचता है, बट प्रॉपर्टी में हर लोग डील करते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कैश लिमिट इन प्रॉपर्टी, चाहे परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आपको कैश का लिमिट कितना है। तो मैं आपको इनकम टैक्स का प्रोविजंस बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज आज के डेट में भारत का कॉमन मैन भी प्रॉपर्टी में डील करता है। उनको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा कैश रिसीव करने में क्या प्रॉब्लम है, उनको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा कैश पे करने में क्या प्रॉब्लम है। क्या हमारे ऊपर भी कोई नोटिस आ सकती है? ऑफ कोर्स आपके ऊपर भी नोटिस आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हाउ मच अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव, हाउ मच अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। नाउ कैश लिमिट एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या बोलता है कैश लिमिट के ऊपर? चूंकि कैश का कोई माँ बाप नहीं है, किसको कितना कैश मिलता है, कौन कितना कैश रिसीव करता है, इसको आज तक किसी ने भी पकड़ नहीं पाया। तो ये पकड़ता कौन है? ये पकड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये पकड़ते हैं ईडी, ये पकड़ते हैं गवर्नमेंट की मशीनरीज। कि जब आप कैश का बड़ा आवागमन करते हैं, बड़ी कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो गवर्नमेंट की मशीनरीज है ना, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कैच कर लेती है, और आपको ऐसा डंडा देती है ना कि फिर आप कभी उठ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट की मशीनरी के रडार में नहीं आ रहा है, सिंपल काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो टैक्स पे करना है। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आप कोशिश करें पैसा जेन्युइन रिसीव करें, लीगल माध्यम से रिसीव करें। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो कोशिश करें आप उसको जेन्युइन पेमेंट करें, लीगल माध्यम से पे करें, ताकि आपके ऊपर नोटिस ना आए। अब इनकम टैक्स के प्रोविजंस की बात करें, सेक्शन 269(s) ये क्या बोलता है कि अगर आप कैश एक्सेप्टेंस करते हैं, तो कैश एक्सेप्टेंस कब होता है? जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन सेक्शन 269(s) ये बोलता है कि आप जब कैश रिसीव करेंगे तो 20,000 रुपीज तक ही आप कैश रिसीव कर सकते हैं। यानी अगर 20,000 रुपये तक कैश रिसीव करते हैं आप प्रॉपर्टी डीलिंग में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20,000 से ऊपर अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आपका जो कैश रिसीव, एक और सेक्शन है 269(st). अब 269(st) क्या बोलता है कि जब सेलर जो पैसा रिसीव करेगा, वो पैसा जो है कैश में 2 लाख से ज़्यादा नहीं रिसीव कर सकता। इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं, एनी पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 20,000, मतलब आप यहाँ पे कर रहे हैं कि 20,000 से ऊपर अगर आपने पे किया, तो उस स्थिति में क्या है कि आपका वहाँ पे प्रोविजंस आ जाएगा, लीगल प्रोविजन इनकम टैक्स का आ जाएगा। लेकिन अगर सेलर जो है वो कैश जो एक्सेप्ट करेगा, वो 2 लाख से ऊपर का कैश नहीं एक्सेप्ट कर सकता। यानी सेलर अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो सेलर कैन नॉट एक्सेप्ट द कैश एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब एक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो आप 2 लाख से ऊपर कैश नहीं रिसीव कर सकते हैं। इवन अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हर प्रॉपर्टी के ऊपर आपका 2 लाख का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए तक आप
सिंगल पेमेंट सिंगल प्रॉपर्टी पे या मल्टीपल पेमेंट सिंगल प्रॉपर्टी पे आप रिसीव कर सकते हैं। तो 269(SS) और 269(ST) इसका प्रोविजंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स का प्रोविजंस है। अब यहाँ पे वायलेशंस करने पे क्या पेनल्टी है? अगर आप वायलेट करते हैं, मतलब 20,000 रुपये से ऊपर कैश पे करते हैं और 2 लाख रुपए से ऊपर कैश रिसीव करते हैं, तो आपको क्या आपके ऊपर पेनल प्रोविजन है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने सेक्शन 269(SS) का वायलेशन करते हैं तो सेक्शन 271D के तहत आपने जितना कैश एक्सेस पे किया, मतलब 20,000 से ऊपर आपने कैश जितना भी एक्सेस पे किया, उसके ऊपर आपको जितना भी एक्सेस पेमेंट किया उतना ही अमाउंट का पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जांपल 20,000 का लिमिट है, आपने 50,000 पे कर दिया, तो 30,000 रुपये जो आपने एक्सेस पे किया, तो 30,000 रुपये का आपके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन आएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से पेनल्टी फॉर सेलर, अब आपको समझना पड़ेगा ये पेनल्टी किसके ऊपर है? बायर के ऊपर, क्योंकि बायर को बिजनेस से ऊपर नहीं पे करना था। अब पेनल्टी फॉर सेलर के ऊपर भी है। अगर सेलर जब कैश रिसीव कर रहा है तो 2 लाख तक उस कैश रिसीव कर सकता है। 2 लाख से ऊपर अगर कैश रिसीव करता है तो उसको भी पेनल्टी जो है पे करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट। तो 271D ये सेलर के ऊपर अप्लीकेबल है, 271D ये बायर के ऊपर अप्लीकेबल है। आप समझ पा रहे हैं? पेनल्टी ऑन सेलर, पेनल्टी ऑन बायर। बायर को क्या है कि पेमेंट करना है 20,000 रुपये तक, सेलर को क्या है कि वो कैश रिसीव करेगा 2 लाख रुपए तक। तो बायर अगर 20,000 रुपये से ऊपर अगर पे करता है तो उसके ऊपर 271D का प्रोविजन लग जाएगा। जितना भी एक्सेस पे करेगा उतना उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। 271D का प्रोविजन सेलर के ऊपर आ जाता है। 2 लाख से ऊपर अगर उसने कैश रिसीव किया तो जितना भी एक्सेस कैश रिसीव करेगा उसके ऊपर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी की प्रोविजन उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं तो आपको ये दोनों प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि पता चला आपने प्रॉपर्टी के ऊपर जितना प्रॉफिट बनाया उतना ही आपको इक्विवेलेंट टू पेनल्टी लग गई। और चूंकि एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कई सारे टैक्स के प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना होता है। ये तो आपको मैंने बताया कैश ट्रांजेक्शन्स का। इसके अलावा बायर को जब भी प्रॉपर्टी वो सेलर खरीद रहा है, तो बायर मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, राइट, तो बायर जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, राइट, उसको 1% TDS उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर जमा करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं। 50 लाख से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको 1% का TDS भी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 26QB, नॉट 260, 26QB के तहत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां बोलता है, अब देखो बायर एंड सेलर, सेलर मतलब बेच रहा है, बायर मतलब खरीद रहा है। तो बायर को क्या करना पड़ेगा? जो खरीद रहा है उसको 26QB सेक्शन के तहत अगर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो पूरी वैल्यूज पे 1% का TDS काट करके सरकार को देना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट जो सेलर को मिल जाएगा। डिडक्ट कर रहा है, ये डिडक्ट कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट सेलर्स को मिल जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक प्रोविजन हो गया आपका कैश का, कि कैश के लिमिट आपको ध्यान देनी है। एक जब प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो बीइंग अ बायर आपको TDS का प्रोविजंस का ध्यान रखना है, राइट। अब इसके ऊपर आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किसके ऊपर आएगा? क्या बायर के ऊपर आएगा या सेलर के ऊपर आएगा? यू जस्ट थिंक, किसके ऊपर आएगा? ऑफ कोर्स सेलर के ऊपर आएगा, क्योंकि सेलर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वही प्रॉफिट बनाया। एक आपको जो ट्रांजैक्शंस आपने किया, तो कैश का ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए 2 सेक्शन, राइट। आपने जो प्रॉपर्टी बाय किया उसके ऊपर एक आपको TDS का सेक्शन। अब नौ सेलर ने प्रॉपर्टी सेल किया तो जो कैपिटल गेन, जो प्रॉफिट बना, उसके ऊपर भी एक आपका सेक्शन है। तो सेक्शन आपको ध्यान देनी है। कैपिटल गेन अगर बन रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगेन कैपिटल गेन के ऊपर 2 तरह का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी विदिन 24 मंथ के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 24 महीना या उसके ऊपर रख करके आपने पे किया, बेचा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में बनाया हुआ है, कितना कैपिटल गेन पे करना है, कितने अमाउंट के ऊपर पे करना है, कौन सा प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जेम्पशंस क्या बोलता है, कितना एग्जेम्पशंस आप ले सकते हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको पूरा पता चलेगा। टैक्स की प्लानिंग आप कर सकते हैं, अच्छा खासा टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू सी
द वीडियोस राइट जो मैंने बताया हुआ है। इसके ऊपर ये भी है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करने के लिए अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो एक अच्छा एग्जिम्पशंस एंड डिडक्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बीइंग ए कॉमन मैन, बीइंग ए इंडिविजुअल एज यू आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कैश का लिमिट का क्या प्रोविजन है उसको ध्यान में रखना है। पेनल्टी कितने अमाउंट के ऊपर लगेगा उसको ध्यान में रखना है। टीडीएस कौन पे करेगा, डिडक्ट कौन करेगा, सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, कैसे कंप्लाइंसेस होगी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको ध्यान में रखना है। कैपिटल गेन बनता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन किस तरह का बनता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्स का रेट कितना है, कितना % ऑफ टैक्स पे करना है, एग्जेम्पशन कैसे अवेल करेंगे, टैक्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप समझ पा रहे हैं कॉमन मैन के लिए एक ट्रांजेक्शन के ऊपर मल्टीपल टैक्स की प्लानिंग है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू कंप्लाइज विथ ऑल दिस रिलेवेंट प्रोविजंस। आपने प्रॉपर्टी बाय किया, कैश के ट्रांजेक्शन से बचना है। आपने प्रॉपर्टी सेल किया, टैक्स के प्रोविजंस करनी है और प्रॉपर डिस्क्लोजर करने हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस ऑल यू बिकम ए ऑनेस्ट टैक्स पेयर इन अ माइंड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के नज़र में आप एक अच्छे टैक्स पेयर बनेंगे। प्लानिंग करें, चोरी ना करें। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस दिए हैं अंडर इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस है, यू हैव टू डू द प्लानिंग एंड टू गेट मोर एंड मोर टैक्स से, बट चोरी नहीं करना। टैक्स की चोरी करना इसका मतलब है कि आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं और इसकी डंडा कभी भी आपके ऊपर पड़ सकता है। गवर्नमेंट मशीनरी का डंडा कभी भी पड़ सकता है। आपके ऊपर नोटिस आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, आप लड़ते रहेंगे। पता चला जितना पैसा आपने बनाया, प्रॉफिट बनाया, उससे ज़्यादा तो आपने लिटिगेशंस में पैसे खर्चे कर दिए। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट कि जो भी कंप्लाइंसेस आपको करनी है एंड कंप्लाइंस में अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है देन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आपको मैं सपोर्ट करूंगा। व्हाट इज द पॉइंट हियर इज देन यू हैव टू वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड ऑल दोस रिलेवेंट प्रोविजंस एंड व्हेनेवर you have the opportunity to sell the property or buy the property, and if you're finding any kind of difficulties in the tax compliance, how to file, how to report, what to report, when to report, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत आती है तो आपको चिंता नहीं करने हैं। You will be able to get the prompt solutions and complete solutions from mind. The important point here is कि आपको वीडियो देखना है, लाइक करना है, लोगों तक पहुंचाना है। कब कहाँ कैसे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब भी ट्रांजेक्शन होगी हम दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू गेट कनेक्ट एंड कीप रेडी टू कनेक्ट। दिस इज सिंह साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।